वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 की। क्लास 8 में हम एसएसटी पढ़ रहे थे। एसएसटी के अंदर हमारी हिस्ट्री चल रही थी। इसमें हम हिस्ट्री इतिहास पढ़ रहे थे। और हम पढ़ रहे थे कि भारत आज़ाद होने के बाद में क्या कंडीशन थी भारत की। आफ्टर टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद की कंडीशन हम समझ रहे थे। हमने कल अलग अलग जो राज्य हैं, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ है, हमने उसकी बात कर ली थी। अब बात करते हैं विकास की कौन कौन सी योजनाएं बनी। स्वतंत्र भारत के बाद में भारत का विकास करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, अब उनकी बात करेंगे। तो ध्यान देंगे आप सभी और समझेंगे। हेडिंग आज होगी हमारी विकास की योजनाएं बनाना। विकास की योजनाएं बनाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि विकास की योजनाएं किस प्रकार से सरकार में बनने लगी। भारत और भारतीयों की जो गरीबी है, उनसे हम देखें तो गरीबी से मुक्त, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीक एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। कि भारत में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो गरीबी है भारतीय लोगों की, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे देश में औद्योगिक जो विकास है वो होना ज़रूरी है। कौन सा विकास? औद्योगिक विकास। मतलब उद्योग धंधे खोलेंगे तब लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनकी गरीबी कम हो सकती है। तो देश के विकास के लिए हमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से औद्योगिक विकास करना चाहिए। वो भी किसके आधार पर? आधुनिक जो तकनीक है उनका प्रयोग करते हुए। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए हमें उद्योग धंधे खोलने हैं ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, और जिससे हमारे देश की जो गरीबी है वो आराम से कम हो सके। इसके लिए 1950 में हमारे देश के अंदर सरकार ने आर्थिक विकास के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियाँ बनाई, और नीतियाँ बनाने के लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया, जिसे हम कह सकते हैं योजना आयोग कहते हैं। योजना आयोग, आयोग मतलब कमीशन, आयोग मतलब लोगों का समूह, 4-5 लोगों का समूह जो क्या करेगा? नीतियाँ बनाएगा। नीतियों का मतलब ये हुआ कि कैसे काम करना है, कौन कौन से काम करना है, देश का विकास कैसे करना है, कौन कौन से कानून, कौन कौन सी योजनाएं चलानी पड़ेगी, उनके लिए नीतियाँ तैयार करने का काम किसका था? योजना आयोग का। और योजना आयोग का जो गठन है सरकार ने कब किया? 1950 में। तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि 1950 में सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। इस योजना आयोग का गठन का जो मेन उद्देश्य था कि देश के अंतर्गत विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, उनके लिए कौन कौन सी नीतियाँ लानी चाहिए, वो ये नीतियाँ बनाने का जो काम है
वो इस आयोग का होगा। ठीक है, ये तो है नीति आयोग की। वर्तमान में इस योजना आयोग का नाम आपको बता दें कि नीति आयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोग का नाम चेंज कर लिया, इसका नाम नीति आयोग है। ठीक है, तो भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है मतलब अधिकतर जो भारत की जो जीडीपी है, घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें कृषि का और उद्योग दोनों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि भाई फैक्ट्रियों से भी तो पैसे मिलते हैं, कंपनियों से, और उद्योग धंधों से भी, कृषि से भी पैसे मिलते हैं, जीडीपी बढ़ती है। अब बात करें कि जो राज्य और निजी जो क्षेत्र हैं वो दोनों ही उत्पादन को बढ़ावा दें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, और वो दोनों ही रोजगार पैदा करें। कौन कौन से? एक तो राज्य और एक निजी क्षेत्र के लोग। राज्य का मतलब हुआ सरकार से संबंधित। ठीक है, या राज्य का मतलब ये नहीं कि कोई एक राज्य है जैसे राजस्थान राज्य, ऐसा नहीं। राज्य मतलब पूरा देश, पूरा सरकार को हम राज्य कह सकते हैं। ठीक है, मतलब सरकार का काम है और निजी क्षेत्र ये मिल करके देश का विकास कर सके तो बढ़िया है, लेकिन उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं और रोजगार पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें किसकी कौन सी किस प्रकार की भूमिका होगी, कौन से उद्योग सरकार चलाएगी और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपति चलाएंगे। तो दो ऑप्शन है कि कुछ ऐसे उद्योग होंगे, उद्योग कारखाने धंधे, जिनको सरकार चलाएगी, और कुछ ऐसे होंगे कि वो निजी क्षेत्र के, हम कह सकते हैं कि उद्योगपति चलाएंगे, या दोनों को मिलकर भी हम कह सकते हैं कि कुछ उद्योग चलाएं। इस प्रकार से नीतियाँ बनानी थी कि सरकार भी उद्योग चलाए और निजी क्षेत्र के उद्योगपति भी चलाएं, दोनों का संतुलन होना भी जरूरी था। तो किस प्रकार के उद्योग कौन चलाए, ये सब काम करने का जो अधिकार होगा, संतुलन बैठाने का जो अधिकार है, इस प्रकार के काम तय करने का जो अधिकार है वो नीति आयोग के पास में है। किस आयोग के पास में है? नीति आयोग के पास में। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। अब 1956 में जब भारत के अंदर दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, देखो पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू की और 55, जिससे हम देखें 55, जब पे योजना बनी 50 के अंदर, तो 51 से 55 हो गया। फिर 56 से दूसरी जो पंच योजना आई वो तैयार की गई। तो 1952 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना जब तैयार की गई, तो इस योजना में कौन सी योजना? सेकेंड पंचवर्षीय जो योजना 1952 के बाद में, 51-52 के बाद में जब 51 तैयार की और पहली जब पूरी हो गई तो 56, ध्यान रखना 56 में तैयार हुई। तो 1956 में जब दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई तो इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योग और बड़े बड़े बांध बढ़ाने का काम विशेषकर होगा। पहली थी उसमें कृषि पर ध्यान दिया गया, खेती में कैसे बढ़ावा मिले, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें इस्पात
भारी उद्योग खोलने के बारे में, उद्योगों को बढ़ावा देने का काम। इसके अलावा जो बांध है, बांध जो परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, वो बनाने का काम विशेषकर होने लगा, बांध परियोजना। ठीक है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1956 में जब तैयार की गई, तो उसमें जो ध्यान दिया है कि इस्पात के जो उद्योग हैं, इस्पात मतलब जिसको आप स्टील भी कह सकते हो, ठीक है, इस्पात मतलब क्या हो गया, स्टील। तो स्टील या इस्पात उद्योग खोलने का काम एक तो पंचवर्षीय योजना में तय किया गया और बांध बनाने का काम भी इसमें तैयार किया गया। अब ये काम सरकारी के हम देखें तो नियंत्रण में था, सरकार इस पर नियंत्रण रखे और उद्योग जो भारी उद्योग है वो भी जोर ये भी जोर है और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें भी अलग कुछ दशकों तक प्रभावित रही। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो उद्योग खोले हैं या जो भी सरकारी बड़े काम होंगे उन पर नियंत्रण है वो सरकार कर रहे हैं। नियंत्रण किसका रहे, सरकार का रह सके। ठीक है। और अब इस प्रकार से सरकार के नियंत्रण के द्वारा ये काम आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे हम देखें तो काम बढ़ता गया देश के विकास के लिए। अब भारी उद्योग पर ये जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की जो कोशिशें थी वो कुछ अगले दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही, क्योंकि अब इन दोनों पर विशेषकर जोर दिया गया तो देश की बाकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर कुछ प्रभाव हुआ। और इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक भी थे तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। अब जो ये योजना बनी इसमें भारी उद्योगों को और बांध योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया, तो कुछ तो समर्थन कर रहे थे कि बिल्कुल सरकार सही कर रही है और कुछ कह रहे थे कि इस प्रकार से बांध और इस्पात उद्योग खोलने की वजह से सरकार का जो ध्यान है, सरकार जो है वो कृषि पर काम नहीं कर पा रही है, तो कृषि पर भी पर्याप्त रूप से जोर नहीं दिया जा रहा। इस वजह से कुछ का विरोध भी करना हम देख सकते हैं कि वो भी विरोध शुरू कर देते हैं। ठीक है। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक बच्चों की जो शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कृषि पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। कब? जब सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में बांध और इस्पात पर ध्यान दिया। तो कुछ लोग कह रहे कृषि पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो कोई कह रही है प्राथमिक शिक्षा पर। और कुछ लोग का ये भी मानना था कि जो आर्थिक नीतियों हैं, आर्थिक नीतियों के कारण और इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसलिए सरकार पर्यावरण पर भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार पर्यावरण पर भी ध्यान नहीं दे रही है, तो इस प्रकार से आलोचना भी होने लगी। लेकिन महात्मा गांधी जी की जो अनुयायी मीरा बहन है, महात्मा गांधी को मानने वाली जो मीरा बहन है, इन्होंने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा इसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। ऐसी बात कहती है मीरा बहन। ठीक है। मतलब इनका कहना था कि जो विज्ञान है, मीरा बहन जो महात्मा गांधी की अनुयायी थी, इन्होंने 1949 में लिखा कि जो विज्ञान है और जो मशीनरी है, जो मशीनें हम यूज करते हैं, वो कुछ समय तक तो मानव को, इंसान को फायदा देगी,
क्या देगी, फायदा देगी, लेकिन अंत में अगर इसको देखा जाए तो लास्ट में तबाही करेगी। इस प्रकार की बात कहती हैं मीरा बहन, उनकी अपनी विचारधारा थी। इनका कहना था कि हमें जो कुदरत है, उनके जो नियम है, उनके संतुलन के अनुसार चलना चाहिए और अपनी ज़िंदगी आगे चलानी चाहिए। इस प्रकार की विचारधाराएं हैं। और फिर उसी दौर में जब पंचवर्षीय योजना हुई तो 1959 के अंदर भिलाई के अंदर सोवियत संघ के सहयोग से हमने इस भिलाई जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, वहाँ पर हमने सोवियत संघ की मदद से इस्पात संयंत्र खोला। सोवियत संघ के नियंत्रण से हमने इस्पात उद्योग खोलना, ये ध्यान रखना आपको। और आधुनिक समय में काफ़ी विकसित हैं भिलाई का ये। तो ये सरकार की कुछ योजनाएं थी जिसको हम बात कर रहे हैं। और इस प्रकार से भारत और दूसरे देशों के साथ में जो विदेश नीति है उसको भी प्रभावित करने के लिए अनेक काम होते गए। अब देश की विदेश नीति भी प्रधानमंत्री को सुधारनी थी। तो अगर हम देखें तो कृष्णा मेनन ने 1952 से 62 तक संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुटनिरपेक्ष की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। तो कृष्णा मेनन ने उस 10 साल के बीच में भीतर में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। और जो गुटनिरपेक्ष है कि किसी एक महाशक्ति की तरफ नहीं रहना बल्कि दूसरे महाशक्ति से अलग होना। उस समय विश्व में 2 महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। और गुटनिरपेक्षता वाले जो लोग थे, जो देश थे, उनका कहना था कि ना बड़ी शक्ति में जाना ना छोटी शक्ति में, अपने आप में विकास करना, मिल करके छोटे छोटे देशों को किसी एक शक्ति की तरफ पक्ष नहीं करना, वो होता है गुटनिरपेक्षता, मतलब किसी एक गुट में नहीं जाना। तो कृष्णा मेनन वो व्यक्ति थे जो 1952 से 1962 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत के प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति थे। अब बाडूंग के अंदर जो एशिया है, वहाँ पर एशिया और अफ्रीका के देशों की जो बैठक हुई 1955 में, उसमें 29 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया। और उसमें हम देखें तो अलग अलग लोगों की उस समय हम देख सकते हैं कि उनकी नीतियाँ, उनके राष्ट्र के बारे में हमें खबरें मिलती हैं। वो भी देश के लिए हम कह सकते हैं कि विशेषकर विदेश नीति को बढ़िया करने के लिए इस प्रकार का काम चलता गया। और फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर भारत ने अहम भूमिका निभाई। मिस्र है, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, गाना, इन देशों ने मिल करके गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इन देशों ने गुटनिरपेक्षता का निर्माण किया। अब बात करते हैं कि राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद क्या हुआ। राष्ट्र का निर्माण हो गया, उसके 60 वर्ष बाद क्या हुआ। तो टॉपिक है राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद। 15 अगस्त 2007 को भारत ने स्वतंत्र होने की 60वीं वर्षगांठ मनाई। इन 60 साल के अंदर अगर हम देश की विकास की बातें करें और देश की उन्नति की बातें करें तो क्या क्या हुआ। देश लोकतंत्र है ही है, भारत के अंदर जो सरकार है वो लोकतांत्रिक रूप से तो है ही है। और देश में संविधान है, उसकी पर बातें, जो संविधान पर जो कानून व्यवस्था है वो चल रही है। और धीरे धीरे देश के अंदर हर प्रकार से विकास हो रहा है। देश के अंदर 2007 तक देखें तो अलग अलग राज्य बन चुके थे,
देश की विदेश नीति भी है वो भी आगे बढ़ानी थी। अब तक हम देखें तो 13 आम चुनाव भी हो चुके थे। देश में धार्मिक और देखें तो भाषाई विविधता की वजह से हमारे देश में इन 60 सालों के बीच में कोई रुकावट नहीं आई। जो राज्य बने हुए वो राज्य चल रहे हैं, तो काम तो ठीक ही हुआ, लेकिन कुछ एक तरफ से नहीं देख सकते हम, हर पहलू से हमको कुछ चीज़ को देखना चाहिए। लेकिन ये भी है कि देश के अंदर आज भी संवैधानिक गारंटियों के बाद में भी अछूत समुदाय है। आज भी देश के अंदर दलित वर्गों का जो शोषण है या दलित वर्गों के पीछे जो अछूत का जो भाव है वो दिखाई देता है। आज भी हमें हिंसा और भेदभाव वाली चीज़ें हमें अक्सर देश के अंदर दिखाई देती हैं। भारत आज़ाद होने के बाद में संविधान में इतनी गारंटी, इतने कानून बनाने के बाद में भी आज भी हमें हिंसा, भेदभाव, अक्सर कहीं न कहीं ऊंच नीच का भेदभाव हमें दिखाई देता है। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे जो लोग हैं वो एक स्थान के पानी साझा नहीं करते हैं। एक ही टाँके से दलित या ऊंची जाति के, नीची जाति के लोग पानी आज भी नहीं उठाते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, तो फिर धर्मनिरपेक्षता की जो बातें हैं वो भी हमें अलग अलग राज्यों में दिखाई देती हैं। कई बार तो टकराव भी हुआ है। हमें देखना है कि क्या वर्तमान समय में ये भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव होता है। क्या धर्म के आधार पर कभी टकराव नहीं हुए? बिल्कुल टकराव हुए। वर्तमान समय में हम देखें तो धर्म के आधार पर टकराव हुए। और आज भी वर्तमान समय में देखें तो अमीर और गरीब के अंदर जो भेदभाव है, जो बीच में जो खाई है, वो हमें अक्सर दिखाई देती है। भारत के आज़ादी के 60 साल बाद में भी वो समस्या हमारे सामने है जो आज से 60 साल पहले थी। धर्म की समस्या हो, दलित या हिंसा की या भेदभाव की, या अमीर गरीबों के बीच के टकराव की। अमीर व्यक्ति और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब व्यक्ति और गरीब होते जा रहे हैं। इनके बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। इनके बीच में जो रास्ता है वो और बदल जा रहा है। कुछ लोग तो आलीशान महलों में रहते हैं, तो कुछ झोपड़ी में, कच्चे टूटे फूटे झोपड़ी में। कुछ लोग आलीशान स्कूलों में, आलीशान बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं। तो कुछ जुगी, कुछ पैदल मांग करके खाना खाते हैं। कुछ तो लोग देखें तो विदेश जाते हैं छुट्टियां मनाने, तो कुछ लोग जुगी के अंदर ही बेमुश्किल से खाना खाकर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। जैसे अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आज भी मुंबई के अंदर जो धारावी क्षेत्र है वहाँ पर जुगी बस्तियाँ बनी हुई हैं बहुत सारी। ठीक है, तो एक तरफ देखें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, दूसरी तरफ देखें तो कच्ची बस्तियाँ। दोनों में इतना फासला कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं एक तरफ पे, और एक बीच में सड़क, और एक सड़क के तो इधर बिल्डिंगें बनी हुई हैं ऊंची ऊंची, और इस तरफ छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। क्या बनी हुई? झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, कच्ची कच्ची झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार से एक हमें अंतर दिखाई देता है आज भी देशों के अंदर, कि एक तरफ तो झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और एक तरफ इतनी बड़ी बिल्डिंगें, बीच में इतना फासला, इतनी गहराई, हम कह सकते हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। संविधान तो सबके लिए बराबर है। संविधान की नज़र से तो सभी लोग एक जैसे हैं। संविधान सबको एक नज़र में देखेगा, लेकिन लोग एक नज़र से देख रहे हैं या नहीं, ये हमें समझना है। संविधान में लिखा है कि संविधान किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के लिए सभी वर्ग के लोग एक जैसे हैं, लेकिन क्या जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो आपस में एक जैसे देखते हैं या वो फिर भेदभाव करते हैं? खैर, भारत में और भी समस्या हैं, कुछ समस्या हल भी हुई और समस्या चल रही हैं, और लगता है कि आने वाले समय में वो समस्या हल नहीं होगी। और उन समस्याओं में से बड़े बड़े गृह युद्ध भी हुए हैं, श्रीलंका के साथ में हो या और आसपास के देशों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आज इस वीडियो में इतना ही, और इसी साथ में आपका ये लेसन भी पूरा हो जाता है, और आपकी जो SST की जो हिस्ट्री की जो किताब है वो भी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा है कि SST की जो हिस्ट्री की किताब है वो पूरी हो गई है। हम आगे
नए बुक की शुरुआत करेंगे। एसएसटी के अंदर जो अभी ज्योग्राफी जो बाकी है उनकी हम बात करेंगे। एसएसटी के अंदर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हैं उनके भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।